हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में। तो हम सब जानते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आती है वो होती है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन मतलब है कि प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन तो हुआ, डायग्नोस कब हुआ? मिड प्रेगनेंसी में, बट कोई प्रोटीनयूरिया नहीं हुआ, केवल हाइपरटेंशन ही हुआ है। दैट इज कॉल्ड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। सेकेंड हम पढ़ते हैं ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन। ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है? मतलब हाइपरटेंशन तो हुआ, फीमेल को, जो प्रेग्नेंट फीमेल हो हाइपरटेंशन हुआ, बट कब? एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ जब हो रहा है बेबी का तब होता है, और 12 वीक आफ्टर बर्थ रिजॉल्व हो जाता है। 12 वीक के अंदर अंदर, जब बर्थ के 12 वीक्स हैं उसके बर्थ से लेकर 12 वीक के अंदर अंदर वो रिजॉल्व हो जाता है। वो होता है ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं टर्मिनोलॉजी में प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया क्या होता है? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी कि बीपी जो है प्रेग्नेंट लेडी का वो 140/90 से ज़्यादा रहेगा। कब डायग्नोज होगा? आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोज होगा। और क्या फाइंडिंग्स आएगी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के साथ साथ? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया होगा तो बॉडी में और क्या डेवलप होगा? एडिमा, जनरलाइज्ड एडिमा। तो 3 फाइंडिंग्स आ गई प्री एक्लेम्शिया में। फर्स्ट गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, जिसकी वजह से जनरलाइज्ड एडिमा। फिर हम देखते हैं एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया जो होता है मतलब प्री एक्लेम्प्टिक विमेन में अगर सीजर डेवलप हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्प्टिक विमेन प्लस सीजर इज इक्वल्स टू एक्लेम्शिया। यानी क्या क्या फाइंडिंग्स आ गई? तो हाइपरटेंशन हो गया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो गया, दूसरा अपना हो गया प्रोटीन यूरिया, थर्ड हो गया अपने पास जनरलाइज्ड एडिमा, और साथ में क्या होगा? पेशेंट को सीजर्स आएंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे हम जाते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? मतलब नाम से पता चल रहा है क्रोनिक मतलब बहुत टाइम पहले से था। प्रेगनेंसी से पहले से ही जो प्रेग्नेंट वीमेन जो है उसको पहले से, प्रेगनेंसी होने से पहले से ही हाइपरटेंशन रहा है, और अभी भी हाइपरटेंशन कंटिन्यू है प्रेगनेंसी के दौरान। यानी ये 20 वीक से पहले ही डायग्नोस हो जाएगा। प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया ये सब 20 वीक बाद डायग्नोस होते हैं, 20 वीक बाद में डायग्नोस होते हैं प्रेगनेंसी के। लेकिन जो ये है क्रोनिक हाइपरटेंशन, वो पहले से ही डायग्नोस हो जाएगा, 20 वीक के पहले ही डायग्नोस होगा। इसे कहते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। वो कंटिन्यू रहता है पूरी प्रेगनेंसी में फिर, लेकिन उसमें कोई ऐसी अलग से फाइंडिंग नहीं आएगी, केवल बीपी ही ज़्यादा रहेगा। और नेक्स्ट जो आता है लास्ट टर्मिनोलॉजी, वो आता है अपने पास प्री एक्लेम्शिया सुपर इम्पोज्ड। प्री एक्लेम्शिया सुपर इम्पोज्ड है किस पे? क्रोनिक हाइपरटेंशन पे। क्रोनिक हाइपरटेंशन है पेशेंट को, उस पर भी प्री एक्लेम्शिया जो हो रहा है वो उसकी फाइंडिंग्स आ रही है। यानी अपन नाम से ही समझ सकते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन मैंने पहले ही पढ़ लिया है कि पेशेंट को पहले से ही हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी होने के पहले से ही हाइपरटेंशन है। और उसके बाद में उसमें साथ में और क्या फाइंडिंग आ रही है? प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्लेटिलेट काउंट्स कम हो रहे हैं, लिवर एंजाइम्स बढ़ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? प्री एक्लेम्शिया सुपर इम्पोज्ड हो रहा है किस पे? ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो ये फाइंडिंग्स आएंगी। यानी ये भी 20 वीक पहले से ही डायग्नोस हो जाएगा। इसमें पेशेंट में क्या होता है? पहले कंट्रोल्ड बीपी रहता है, प्रेगनेंसी से पहले उसमें कंट्रोल्ड बीपी था, बट प्रेग्नेंट होने के बाद में उसमें अनकंट्रोल्ड बीपी हो जाएगा। मैनेज नहीं कर पा रहे उसे अपन नॉर्मल मेडिकेशन जो पहले लेती थी। लीवर एंजाइम्स जो एसजीओटी एसजीपीटी होते हैं उनके लेवल्स बढ़े हुए रहेंगे। अब हम देखते हैं प्री एक्लेम्शिया के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि माइल्ड प्री एक्लेम्शिया एंड सीवियर प्री एक्लेम्शिया। माइल्ड प्री एक्लेम्शिया का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी रहेगा वो रहेगा 140/90 से तो ज़्यादा, यानी मोर देन 140/90 टू लेस देन 160/110 mmHg। ये होता है माइल्ड प्री एक्लेम्शिया में। जबकि जो सीवियर प्री एक्लेम्शिया होता है उसमें जो ब्लड प्रेशर रहता है वो रहता है ग्रेटर देन 160/110 mmHg। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया बीपी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रोटीन यूरिया की बात करें तो जो प्रोटीन यूरिया की फाइंडिंग्स आती है वो इसमें अपने जो माइल्ड प्री एक्लेम्शिया उसमें तो 0.3 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक प्रोटीन यूरिया होता है माइल्ड में, और मोर देन 5 ग्राम से ज़्यादा होता है सीवियर प्री एक्लेम्शिया में। इसके अलावा अपन फाइंडिंग्स देखें कि लिवर एंजाइम्स हो गए, उनका लेवल थोड़ा मतलब नॉर्मल या स्लाइटली इंक्रीज मिलता है माइल्ड प्री एक्लेम्शिया में, जबकि एलिवेटेड ज़्यादा एलिवेटेड मिलता है, मोर एलिवेटेड मिलता है किसमें? सीवियर प्री एक्लेम्शिया में। प्लेटिलेट काउंट्स देखें वो नॉर्मल रहेंगे माइल्ड प्री एक्लेम्शिया में, जबकि जो सीवियर प्री एक्लेम्शिया उसमें ज़्यादा रहेंगे। तो ये कुछ डिफरेंस है जो माइल्ड और सीवियर में रहता है। जो सीवियर प्री एक्लेम्शिया होता है ना, उस टाइम अपने को पेशेंट को ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सीवियर प्री एक्लेम्शिया कैन लीड टू एक्लेम्शिया। क्योंकि सीवियर वो पहले ही है, केवल उसमें अब क्या आना बाकी है?
केवल और सीजर डेवलप होंगे तो वो डेवलप कर जाएगा जल्दी से, किसमें, एक्लेम्शिया में। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो PIH की कॉम्प्लिकेशन होती है, जो है हेल्प सिंड्रोम, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट। तो हीमोलाइसिस का अपने को कैसे पता चलेगा, क्या मार्कर्स होंगे जिससे अपने को हीमोलाइसिस का पता चलेगा। तो जो हेप्टाग्लोबिन होता है उसका लेवल हो जाएगा कम। हेप्टाग्लोबिन का लेवल कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हीमोलाइसिस होगा तो फ्री हीमोग्लोबिन उसमें आएगा ब्लड में, वो बाउंड होगा हेप्टाग्लोबिन से, और हेप्टाग्लोबिन से अगर वो बाउंड होगा तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, लो। तो जो फ्री हेप्टाग्लोबिन है उनका लेवल ब्लड में लो हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें जो हीमोलाइसिस का मार्कर होगा वो होगा बिलिरुबिन का लेवल बड़ा होना, 1.2 से ज़्यादा, 1.2 mg/dl से बिलिरुबिन का लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा बिलिरुबिन का लेवल, क्योंकि बिलिरुबिन तो एक खुद ही मार्कर है हीमोलाइसिस का, इसलिए उसका लेवल बढ़ जाएगा। और LDH का लेवल भी बढ़ जाएगा, जो लाइपेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है उसका लेवल भी एलिवेटेड देखने को मिलेगा हीमोलाइसिस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोलाइसिस के बाद में, तो सेकंड पैरामीटर आता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम। तो एलिवेटेड लिवर एंजाइम में अपने को SGOT और SGPT का लेवल ग्रेटर देन 70 यूनिट्स पर लीटर से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो SGOT SGPT के लेवल बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड जो आता है लो प्लेटलेट काउंट। तो प्लेटलेट काउंट जो है वो 1 लाख से भी कम हो जाएगा। मतलब तीनों जो लेवल्स, तीनों जो चीज़ें हैं वो इंडिकेट करेगी हेल्प सिंड्रोम। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से आता है, हेल्प सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए अपन कौन सा क्राइटेरिया काम में लेते हैं। तो टेनेसिस क्राइटेरिया है जो हम काम में लेते हैं हेल्प सिंड्रोम को डायग्नोस करने में, जिसमें 3 पैरामीटर जो अभी हमने पढ़े वो आते हैं। LDH का लेवल 600 यूनिट से ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें जो उसमें था लिवर एंजाइम्स जो हैं अपने SGOT SGPT का लेवल वो मोर देन 70 रहेगा। और लास्ट हम बात करें किसकी, लो प्लेटलेट काउंट। तो प्लेटलेट काउंट 1 लाख सेल्स पर mm³ से कम हो जाएगी। तो ये है टेनेसिस क्राइटेरिया के 3 मार्कर्स, LDH का लेवल, सेकंड अपना जो लिवर एंजाइम्स है, और लास्ट प्लेटलेट काउंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमको PIH में कवर करने थे। अभी इसका मैनेजमेंट, जो रिस्क फैक्टर्स हैं और पैथोफिजियोलॉजी है वो सब का ड्यू है, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो था। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम आपके लिए फुल वीडियो भी बना सकते हैं। आप हमें DM कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम फुल वीडियो भी आपको बना के प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।